हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 16 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 जून को 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2006 में। तब से लेकर आज तक 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। 2021 में का थीम क्या है? एक्सेस टू जस्टिस। ये थीम देख लीजिए, एक्सेस टू जस्टिस, ये है थीम। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया जाता है। 2006 में शुरुआत हुई थी, हालांकि 2011 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूएनजीए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कितने कंट्रीज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर चुना गया है? तो रिसेंटली 5 कंट्रीज को, 5 देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हैं। ये देख लीजिए, 5 देश यूएई, ब्राजील, अल्बानिया, गैबोन और घाना। ये जो है 2 वर्षों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने हैं। 1 जनवरी 2022 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो ये नॉन परमानेंट होते हैं ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और जो परमानेंट होते हैं 5, यानी यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इनको कभी चुना नहीं जाता है। बस इतना याद रखिएगा, जो परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, नॉन परमानेंट मेंबर के पास नहीं होती है। कभी एग्जाम में पूछें कि यूएनएससी में कितने मेंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। उसके अलावा अगर ये पूछें कि परमानेंट कितने होते हैं, नॉन परमानेंट कितने होते हैं, तो आप अलग अलग बताइएगा। बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस समय यूएनएससी में है मेंबर के तौर पर, और 2022 तक इंडिया का टेन्योर है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड किस स्टेट द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो जैसे हमारे यहाँ मतलब यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वैसे ही वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड राजस्थान में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगले 4-5 महीनों में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड ये लोग एस्टेब्लिश कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स को वैदिक एजुकेशन दी जा सके। याद रखिएगा, वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड राजस्थान में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट इस समय बहुत चर्चा में है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यह भी राजस्थान में लॉन्च की गई थी। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और इसकी जो बाउंड्री पाकिस्तान से टच करती है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश डिवाइड करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्तली बेनेट, नेफ्तली बेनेट किस कंट्री के 13वें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं? नेफ्तली बेनेट इजराइल के, कहाँ के? इजराइल के। ये देख लीजिए, ये हैं नेफ्तली बेनेट, ये इजराइल के 13वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं। 49 साल के हैं और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 12वें प्रेसिडेंट थे और 12 वर्षों तक इजराइल के प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे। 12 वर्षों तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने रहे, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। तो किसने रिप्लेस किया है बेंजामिन नेतन्याहू को? नेफ्तली बेनेट। क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है, तो अगले 2 वर्षों तक यानी 2023 तक नेफ्तली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इजराइल के, और अगले 2 वर्षों तक यानी उसके बाद 2025 तक लैपिड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। बात की बाद में देखी जाएगी, अभी याद रखिएगा। नेफ्तली बेनेट इजराइल के 13वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मैप में देख लिया आपने इजराइल वर्ल्ड की फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री बन गई है कोरोना पीरियड में। कैपिटल क्या है इजराइल की? जेरूसलम। करेंसी है शेकेल। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। और इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नेफ्तली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 6 महीनों में हाईएस्ट पहुंच गया मई में। आपको बताना कितना परसेंट पहुंच गया? तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 6.3% होगा। कितना? 6.3%, जो कि हाईएस्ट था पिछले 6 महीनों में। तो मई में इन्फ्लेशन 6.3% पहुंच गया, अप्रैल में इतना था। आपको पता है आरबीआई को मैंडेट दिया गया कि इन्फ्लेशन सीपीआई जो है 4 ± 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 2 से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए। तो अगले नहीं, पिछले 5 महीनों में पहली बार रिटेल इन्फ्लेशन का टारगेट टूट गया है। कितना रहा है? 6.23% मई में रहा है। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और ये रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई है, ये बताता है कि हम जैसे लोग, कस्टमर्स, उनके हिसाब से महंगाई कैसी रहेगी। इंडिया में 4 तरह के सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं।
एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, दूसरा है एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, तीसरा है रूरल लेबर के लिए और चौथा है रूरल अर्बन कंबाइन के लिए। इसमें से पहला तीसरा जो है उसको लेबर ब्यूरो जारी करता है और चौथा जो है उसको CSO जारी करता है। बाकी आपका एग्रीकल्चर लेबर बचा तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैरिटीज एड फाउंडेशन, जो कि यूके में है, चैरिटीज एड फाउंडेशन, इसने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज किया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 12th। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? सॉरी 14th है, 14th है। इसका मतलब इंडिया 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है। याद रखिएगा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक है 14th, यानी इंडिया वर्ल्ड की 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है। ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स किसने रिलीज किया है? चैरिटीज एड फाउंडेशन यूके। अच्छा, ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है? तो इंडोनेशिया ने टॉप किया है। वर्ल्ड की मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे है केन्या। इंडिया का नंबर क्या है? 14th। फर्स्ट एडिशन कब रिलीज हुआ था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का? तो 2010 में रिलीज हुआ था। याद रखिएगा, चैरिटीज एड फाउंडेशन यूके रिलीज करता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए मीराबाई चानू ने कितने किलो वर्ग कैटेगरी में क्वालिफाई किया है? तो मीराबाई चानू ने 49 kg में क्वालिफाई कर लिया। ये है मीराबाई चानू। क्या है ये? वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। 49 kg कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई चानू कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। आपको याद रखना है, अभी जो टॉप रैंकिंग जारी की गई इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा, उसमें मीराबाई चानू 49 kg में सेकंड नंबर पे थी। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के लिए मीराबाई चानू ने क्वालिफाई कर लिया है 49 kg में, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने हैं, ये तो खैर है ही है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है ये टोटल 14 वेट कैटेगरीज में रिजल्ट जारी करता है, जिसमें 7 आपकी महिलाओं के लिए भी कैटेगरीज हैं। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में। 2032 के लिए अभी तक ब्रिस्बेन ने यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बोली लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्दालू मैंगोज, इनको 2018 में GI टैग मिला था। ये किस स्टेट से हैं? जर्दालू आम कहाँ के हैं? बिहार के हैं। 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया आपको। जर्दालू मैंगोज, इनका पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट यूके के लिए रवाना हो गया है भागलपुर बिहार से। जर्दालू मैंगोज को भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए GI टैग मिला था 2018 में। जर्दालू मैंगोज बहुत चर्चा में, याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही एपिडा द्वारा बहरीन में इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये जो इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम था इसमें आम की 16 वैरायटीज रिप्रेजेंट की गई, इसमें 3 जो है GI सर्टिफाइड थी, यानी GI टैग मिल चुका था। 3 में से 2 थी वेस्ट बंगाल से, खिरसपति और लक्ष्मण भोग, और 1 था बिहार से जर्दालू मैंगो। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। एपिटा की बात करें, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के तहत नहीं आती है। 1986 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है डॉक्टर M अगामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो भारत रत्न और पद्म अवार्ड की तर्ज पर अपने अवार्ड देगी? तो असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जैसे भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, वैसे ही असम भूषण अवार्ड दिया जाएगा। ये देख लीजिए, असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगले साल से भारत रत्न और पद्म अवार्ड की तर्ज पर असम भूषण अवार्ड दिए जाएंगे। असम भूषण अवार्ड, इसमें असम भूषण अवार्ड 3 लोगों को दिया जाएगा और असम भूषण 5 लोगों को दिया जाएगा। असम विभूषण अवार्ड 3 लोगों को दिया जाएगा, असम भूषण 5 लोगों को दिया जाएगा और असम श्री 10 लोगों को दिया जाएगा। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसको कितना मिलेगा, बस ध्यान रखिए असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जैसे पद्म अवार्ड मिलते हैं वैसे ही असम अवार्ड मिलेंगे। असम में 7th नेशनल पार्क कौन सा अनाउंस हुआ है? देहिंग पटकाई, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी अब वो नेशनल पार्क हो गया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, और गार्जियन मिनिस्टर भी असम में ही अपॉइंट हुए हैं, कुछ समय पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। ये है मैप में असम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो असम में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में Q1 के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है। 2021 में फर्स्ट क्वार्टर के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है?
तो इंडिया की रैंक है 55th। कितनी है? 55। इंडिया को 12 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर के लिए इंडिया की रैंक थी 43rd, इस बार है 55th। तो देखिएगा 2021 में फर्स्ट क्वार्टर के लिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 55th। ये ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स या फिर हाउस प्राइस इंडेक्स नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में फर्स्ट क्वार्टर के लिए जारी किया गया है। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 55th। पिछले साल कितनी थी? 43rd, यानी कि इंडिया को 12 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। ये जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है, फर्स्ट क्वार्टर के लिए टॉप किसने किया है? तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए टर्की ने टॉप किया है। टर्की ने 32% ग्रोथ दिखाया है, यानी जो होम के प्राइजेस हैं, हाउस प्रॉपर्टीज के प्राइस हैं, वो 32% बढ़ गए हैं। इंडिया में नहीं बढ़ते हैं, खैर कोविड चल रहा है इंडिया में। तो नाइट रैंक की बात करें तो 1896 में स्थापना हुई थी, लंदन में हेडक्वार्टर है, और ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स या हाउस प्राइस इंडेक्स यही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय पुरी। अजय पुरी वर्तमान में किस कंपनी के COO हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। तो अजय पुरी एयरटेल के COO हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अजय पुरी को इंडस्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है 2021-22 के लिए। इंडस्ट्री एसोसिएशन जो, क्योंकि ये एक सेल्यूलर कंपनी है एयरटेल, तो सेल्यूलर इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन बने हैं अजय पुरी, याद रखिएगा। और वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद कुमार मित्तल। प्रमोद कुमार मित्तल जो कि रिलायंस जियो में प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखिएगा अजय पुरी को सेल्यूलर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अजय पुरी वर्तमान में एयरटेल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन वायु एक ऑक्सीजन डिवाइस है, इसको किस IIT ने डेवलप किया है? तो इस समय ये IIT बहुत चर्चा में है क्योंकि बहुत अच्छे डिवाइस जो है डेवलप कर रही है। जीवन वायु ये डिवाइस IIT रोपड़ ने, किसने? IIT रोपड़ पंजाब ने डेवलप किया है। जीवन वायु ये एक CPAP मशीन है, CPAP मशीन का सब्स्टिट्यूट है। हमारे देश में पहला ऐसा कोई डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक से चलेगा और O2 सिलेंडर यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसे ही ऑक्सीजन गैस को पाइपलाइन में सप्लाई करेगा। तो जीवन वायु ये देख पा रहे हैं, ये है जीवन वायु। किसने डेवलप किया है? IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ ने कुछ समय पहले ही MB टैग भी डेवलप किया था, जो कि रियल टाइम टेम्परेचर को एनालिसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जो G7 लीडरशिप समिट है उसको यूके द्वारा होस्ट किया गया है कॉर्नवेल में। हालांकि PM मोदी फिजिकली नहीं गए थे लेकिन वर्चुअली गए थे। G7 समिट 2021 की जो है ये कौन सा एडिशन है? तो 47th एडिशन है। इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? 46 जो है US में होना था लेकिन कोविड के चलते कैंसिल हो गया था। 45th हुआ था फ्रांस में। 48th कहाँ होगा? तो देख लेंगे कहाँ होगा, अभी जर्मनी में होगा, मैंने पढ़ाया है आपको एक बार। हाँ जर्मनी में होगा, इसमें नहीं लिखा होगा। 47th G7 लीडर समिट, 47th G7 लीडर समिट 2021 हाइब्रिड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज की गई है कॉर्नवेल यूके द्वारा। यूके इस बार जो है प्रेसिडेंसी जो है 2021 में G7 की यूके के पास है। PM मोदी वर्चुअल तौर पे उन्होंने अटेंड किया G7 समिट को, और G7 समिट के मेंबर्स का जो मीटिंग था उसको वन अर्थ और वन हेल्थ के तौर पर संबोधित किया PM मोदी ने। यानी कि एक अर्थ है तो फिर एक जैसा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि G7 समिट का थीम क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर। यूके ने इसके अलावा इतनी सारी कंट्रीज को अनाउंस किया था, मतलब कि कहा था आ जाओ भाई, लेकिन कई सारे लोग नहीं जा पाए, कई सारे लोग गए। इंडिया भी नहीं जा पाया लेकिन वर्चुअली अटेंड किया। G7 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 7 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 47th प्रेसिडेंसी किसके पास है? यूके के पास है। 48th जर्मनी के पास होगी, याद रखिएगा। और G7 में लगभग $40 ट्रिलियन का फंड अनाउंस किया है, वो हम पढ़ लेंगे आगे आने वाले समय में। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना, उसको टैकल करने के लिए G7 ने बहुत बड़ा फंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCCD यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये किस डेट से इफेक्टिव हो गया? तो UNCCD ये आपका इफेक्टिव हुआ था 1996 से। कब से? 1996 से। ये देख लीजिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि PM मोदी द्वारा यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इसको संबोधित किया गया है। तो UN हाई लेवल डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट पर। इसको PM मोदी ने रिसेंटली एड्रेस किया। PM मोदी ने कहा कि इंडिया ने पिछले 10 वर्षों में 3 मिलियन हेक्टेयर पर
फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, जो कि बहुत बड़ा है। साथ ही साथ इंडिया खुद ही लैंड डिग्रेडेशन इशू से डील कर रहा है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 2030 तक 26 मिलियन, कितना 26 मिलियन हेक्टेयर को जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फॉरेस्ट कवर में रिस्टोर करना। तो याद रखिएगा, यूएन डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट ऑर्गेनाइज किया गया था, पीएम मोदी ने संबोधित किया। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 1994 में स्थापना हुई थी। लीगली बाइंडिंग है ये, 1996 से ये लागू हो गया था। इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा किस वर्ष तक देश से मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? तो इंडिया ने अनाउंस किया था कि 2030 तक, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030, इंडिया का टारगेट है कि मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया जाए 2030 तक। चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक एनजीओ है जिसका नाम है मलेरिया नो मोर, मलेरिया नो मोर द्वारा IMD और ICMR के साथ कोलैबोरेशन करके एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है मलेरिया एंड क्लाइमेट पर। तो ICMR और IMD के साथ मिलकर एक एनजीओ है मलेरिया नो मोर, उसने एक कमेटी बनाई है, इसलिए चर्चा में था। ये न्यू कमेटी जो है ये बताएगी कि मलेरिया को कैसे टैकल करना है क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए माहौल में। तो मलेरिया नो मोर, इसने IMD और ICMR का साथ कोलैबोरेशन किया है मलेरिया पर कमेटी बनाने के लिए। इंडिया का टारगेट है 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज हु हैव बीन पास्ड अवे रिसेंटली। निर्मल मिल्खा सिंह जी की वाइफ थी, और संचरी विजय, दोनों के विषय में पढ़ लेते हैं। ये है निर्मल मिल्खा सिंह जी की वाइफ है, और मिल्खा सिंह मूवी के बाद आप सभी लोग जान गए होंगे, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इनकी वाइफ निर्मल मिल्खा सिंह, रिसेंटली इनका निधन हो गया। इंडियन वॉलीबॉल जो वुमेन वॉलीबॉल टीम थी उसकी कैप्टन थी निर्मल मिल्खा सिंह। तो सिर्फ एक अचीवमेंट इनकी नहीं थी कि ये मिल्खा सिंह की वाइफ थी, ये खुद में भी एक बेहतरीन पर्सन थी, निर्मल मिल्खा सिंह। रिसेंटली इनका निधन हो गया। स्पोर्ट फॉर वुमेन पंजाब गवर्नमेंट की ये डायरेक्टर भी रह चुकी थी। ये कौन है? कन्नड़ा फिल्म एक्टर संचरी विजयन का निधन हो गया। गजब, काफ़ी छोटे हैं। तो संचरी विजयन का निधन हो गया, कन्नड़ा फिल्म एक्टर थे, बस इतना याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, और ये याद रखिएगा, ये रूरल लेबर है, इसके जवाब आपको देने हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।